अविश्वास प्रस्ताव में संख्या बल के साथ साथ विचारधारा का भी महत्व होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब एक वोट से पराजित हुई थी तो निश्चित ही संख्या बल से वो कमज़ोर थी। संख्या बल के सामने अटल जी ने सिर झुकाया था, लेकिन उनके नेतृत्व में राजग ने अपनी नैतिकता को कायम रखा था, विचारधारा को कमज़ोर नहीं होने दिया था और इस क्षेत्र में वो मस्तिष्क उठाकर ही सदन से विदा हुए थे। कांग्रेस की सरकार का भी उदाहरण है, किस तरह से सरकार बचाई गई थी और किस तरह से वोट डाले गए थे, बहुमत का इंतज़ाम किया गया था, बहुमत का इंतज़ाम हो गया, सरकार संख्या बल के आधार पर जीत गई थी, लेकिन नैतिकता विचारधारा के स्तर पर वो सरकार पराजित हुई। अगर आज की स्थिति में विचार करें तो संख्या बल और नैतिकता और विचारधारा दोनों के आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी की बढ़त को कायम रखा है, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और विश्वास को कायम रखा है। विपक्ष ने इस अवसर पर जब प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था तो शुरू में नारेबाजी की, उसके बाद जो बहिष्कार किया वो संख्या बल और नैतिकता और विचारधारा सभी के स्तर पर उसकी कमजोरी को उजागर करने वाला है। यानी यूपीए ने जो अपना नया कलेवर स्थापित करके पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उसमें उनको एक प्रकार की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये बहिष्कार भी उसी का परिणाम है। नरेंद्र मोदी ने एक विचार दिया था कोरोना काल में, आपदा में अवसर। मुझे लगता है कि उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अविश्वास में अवसर का एक प्रयोग किया है और ये पूरी तरह सफल भी हुआ। उन्होंने अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए। राजग ने, भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल बेमिसाल पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया था, लोगों तक पहुंचकर सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख किया था। मुझे लगता है विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को ये अवसर दिया कि वो अपनी जो मिसाल उपलब्धियां हैं उनको संसद में, लोकसभा में भी कह दे और यही स्थिति हुई। 9 अगस्त को जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, गृह मंत्री उसका जवाब दे रहे थे। उस समय भी हम सब जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, देश की वर्षगांठ उसको मनाया जा रहा था देश में, और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए सदन में नारे लगे कि जो वंशवाद है, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, और ये सारी जो देश में बुराइयां आ गई हैं जिसने विकास को अवरुद्ध किया था, उन सबको भारत छोड़ने के नारे लगाए गए। ये अविश्वास में अवसर का प्रयोग था। सरकार ने अपनी 9 वर्षों की उपलब्धियों का भी बयान किया। प्रधानमंत्री ने भी यही उल्लेख किया कि देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। विश्व की जो जितनी रैंकिंग तय हो रही है भारत के बारे में, वो बेहतर उनके विचार सामने आ रहे हैं। 11वीं अर्थव्यवस्था से देश आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और नरेंद्र मोदी का दावा है कि अगर तीसरी बार वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये विचार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुए। दूसरी ओर कांग्रेस के लोगों का जो उनकी जो गठबंधन है उसके लोगों के जो विचार थे, घिसे पुटे मुद्दे जो विगत 9 वर्षों से उन्हीं पे काम चल रहा है, उन्हीं को दूसरे रूप में दोहराया गया। कोई भी उनका विचार पे आधारित मुद्दा नहीं था, केवल एक कहीं न कहीं एक सरकार के प्रति नकारात्मक विरोध को उजागर करने वाले उनके विचार थे और संख्या विचार दोनों की दृष्टि से उनको पीछे रहना पड़ा। 15 दिन तक विपक्ष हंगामा करता रहा मणिपुर को लेकर, लेकिन जब इसका चर्चा का अवसर आया तो पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। इसमें विपक्ष के लिए निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बचा था बात करने को।
नरेंद्र मोदी ने भी जब इस विषय पे बोलना शुरू किया तो विपक्ष वहाँ पे मौजूद नहीं था, क्योंकि उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण था। जो जो विषय उठाए गए, इसमें दो पहलू थे। एक, विगत 9 वर्षों में किस प्रकार से मणिपुर से लेकर पूरे के पूरे वहाँ के सभी प्रदेशों का जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास किया गया है, वो पिछले 70 वर्षों पे भारी। अनेक कार्य जो पहली बार हुए हैं, इन सबका उल्लेख नरेंद्र मोदी ने किया। और ये भी देखना होगा, जब मणिपुर पर चर्चा होगी तो विगत 9 वर्षों में पूरे के पूरे ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति कायम रखने में और विकास की मुख्य धारा में इस पूरे के पूरे प्रदेशों को जोड़ने में सफलता भी मिली। 6 वर्षों तक मणिपुर में भी कोई व्यवधान नहीं आया, विकास की यात्रा आगे बढ़ती रही। लेकिन हम सब जानते हैं, पिछले दिनों जिसका उल्लेख नरेंद्र मोदी ने भी किया कि एक अदालत के निर्णय के बाद जिस प्रकार से हिंसा फैली, निश्चित रूप से वो बहुत अप्रिय था, बहुत अपमानजनक स्थिति थी, चिंता का विषय था। और केंद्र सरकार ने पूरी तरह मुस्तैदी में इसमें काम किया और पिछले जो इतिहास यहाँ के हिंसा को उसको देखते हुए निश्चित रूप से उसमें प्रयास किया गया, उसकी एक प्रकार से सराहना भी होनी चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री किस प्रकार केंद्र के साथ सहयोग करके और राज्य में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, ये भी एक प्रशंसा होनी चाहिए। तो लेकिन पिछले नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ का जो अपने अनुभव साझा किए, उसके बाद पूरी की तरह इस स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई है और इन तथ्यों का कोई भी जवाब विपक्ष के पास नहीं है। जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष ने जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि विचारधारा के स्तर पर भी अपनी जो बढ़त था, अपना जो बल था, उसको कायम रखा है। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के भाषण देख लीजिए, उनमें जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई तैयारी ही नहीं थी, अविश्वास प्रस्ताव ले आए, यानी केवल राजनीति करने का कार्य ही किया गया। और नामकरण को लेके भी चर्चा हुई। यूपीए में बताया गया, अमित शाह ने बताया कि किस प्रकार 12 लाख करोड़ के आरोप लगे हैं, इसलिए नाम बदला गया। लेकिन इसके नाम के बदलने के बाद भी कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो इनकी विचार थे, जो इनका रवैया था, उसमें कहीं से कोई परिवर्तन का संकेत नहीं मिला है। और ये अच्छा हुआ कि उस एक महत्वपूर्ण चरण पे विपक्ष जो नारेबाजी कर रहा था, उसने लोकसभा से बहिष्कार किया और नरेंद्र मोदी देश की जनता को एक बड़ा संदेश देने में सफल रहे हैं। यानी ये देश पूरी तरह से विकास के रास्ते पर चल चुका है और पूरे देश के प्रत्येक हिस्से राष्ट्र की विकास धारा के में शामिल हैं, मुख्य धारा में शामिल हैं। उसमें मणिपुर के साथ पूरा का पूरा पूर्वोत्तर शामिल है। और ये बड़ा संदेश जनता जनार्दन ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देखा।